नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अनलॉक 2 को लेकर तेज होती हलचल की, पीएम मोदी के रोजगार अभियान की। जानेंगे भारत को क्यों होगा करोड़ों का नुकसान और कांग्रेस को जेपी नड्डा ने क्यों किया परेशान। और आखिर में बात आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के केंद्र को सुझाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की सर्वदलीय बैठक खत्म। जेडीयू ने कहा एक ही फेज में मतदान हो। आरजेडी ने डिजिटल रैली पर रोक लगाने की मांग। जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले कमर आलम, तेजस्वी यादव में अहंकार, कभी नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। आरजेडी के बड़े मुस्लिम चेहरे थे कमर आलम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा अगर देश की तरक्की के लिए कहीं से होता है आयात तो कुछ भी नहीं है गलत। ईपीएफओ का नया प्लान, सरकार फिर घटा सकती है प्रोविडेंट फंड की 8.5% की ब्याज दर। ईपीएफओ जल्द कर सकता है इसकी घोषणा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 329 अंक ऊपर 35,171 पर और निफ्टी 94 पॉइंट ऊपर 10,383 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के कारण 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू करने का ऐलान किया और 31 मई के बाद पूर्णबंदी में छूट का दायरा बढ़ाते हुए अनलॉक मोड की शुरुआत कर दी गई। अब जब अनलॉक 1 की मियाद खत्म होने को है तो अनलॉक के दूसरे चरण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार जल्द अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन इससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जब बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के बीच 1 जून से अनलॉक मोड की शुरुआत करने की बात की तो उसमें कई चीजों पर से पाबंदियां हटा दी थीं, जैसे धार्मिक स्थलों को खोलना, होटल और रेस्टोरेंट पर पाबंदी हटाना, उद्योगों में कामकाज शुरू करना। ऐसे में अब देश बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1 से अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहा है। खबरों की माने तो इस पर गाइडलाइंस अगले हफ्ते तक आ सकती हैं। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे और मेट्रो फिर से दौड़ती कब नजर आएगी, कब लोग काम से इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूल कॉलेज खुलना मुश्किल लग रहा है। स्कूल कॉलेज समेत दूसरे शिक्षण संस्थानों का खुलना अभी भूल ही जाइए। ज्यादातर राज्यों ने परीक्षाएं पहले ही कैंसिल कर दी हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के पेपर कैंसिल हो चुके हैं। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में ही इन्हें खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। अनलॉक 2 में भी स्थिति ऐसे ही रहने का अंदेशा है। राज्य स्कूल खोलने का रिस्क अभी शायद ना लें। वहीं पूर्णबंदी के बाद से मेट्रो बंद है। फिलहाल इसका सफर चालू होता नहीं दिख रहा है। दरअसल सरकार इसमें आखिरी फैसला नहीं कर पाई है। वजह है सभी बड़े शहरों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही मामले 70,000 पार पहुंच गए हैं। मुंबई के हालात थोड़े सुधरे हैं लेकिन उतने भी नहीं। बेंगलुरु में भी मुसीबत अभी थमी नहीं है। फिलहाल देश में घरेलू हवाई सफर शुरू हो चुका है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर रोक लगी हुई है। अनलॉक 2 में भी इसमें राहत मिलती नहीं दिख रही है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। रेल सर्विस आंशिक रूप से देश भर में शुरू हो चुकी है लेकिन इसे सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। रेलवे का जो ताजा सर्कुलर आया है उसके मुताबिक सभी ट्रेनें 15 अगस्त के बाद ही चल पाएंगी। वहीं पूर्णबंदी की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार अनलॉक 2 में नए कदम उठा सकती है। स्किल मैपिंग पर काम हो सकता है। इस दौरान इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इंडस्ट्री मालिकों से कहा जाएगा जितना ज्यादा हो सके लोकल लेबर को रखें। ऐसे में अब कब तक अनलॉक 2 को लेकर केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी होती है ये देखना होगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, स्वास्थ्य मुसीबत अपना दायरा लगातार बढ़ा रही है। अनलॉक मोड की शुरुआत के बाद जिस तरह से मामले तेजी से बढ़े हैं उसने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। लेकिन बावजूद इसके सरकार अनलॉक मोड के दूसरे चरण को लेकर तैयारी कर रही है जिसमें रियायतों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, सरकार जो भी कदम उठाए, जो भी फैसले ले, उसके पहले करोड़ों लोगों के भविष्य के बारे में अच्छे से सोच ले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देश ने देखा है कि किस तरह आनन फानन में सब कुछ बंद करने का जो ऐलान मोदी जी ने मार्च में किया था उससे हालात ऐसे बिगड़े कि लाखों लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया। सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी। एक झटके में लाखों लोग सड़क पर आ गए और वो भी सिर्फ इसलिए कि सरकार ने उनके बारे में विचार किए बिना फैसला ले लिए।
इसके बाद पूर्णबंदी को बढ़ाया जाता रहा, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई और स्वास्थ्य मुसीबत भी कम होने की जगह बढ़ती गई। फिर जब धीरे धीरे रियायतों का दौर शुरू हुआ तो सेहत की चिंता और बढ़ती गई। सरकार ने कभी राहत पैकेज का ऐलान किया, तो कभी रोजगार योजना का, तो कभी लघु उद्योगों को बढ़ाने की योजना बनाई गई, कभी खेती के उत्पादों को देश में कहीं भी बेचने का फैसला लिया गया। लेकिन इन सब से गरीब तबके को कोई फौरी राहत भी नहीं मिली। लाखों लोग बेरोजगार हुए, बहुत से अपने गांव लौट चुके हैं और शहर आना नहीं चाहते हैं। कारोबारियों के पास आगे काम बढ़ाने के साधन कम हो गए हैं। तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, साथ ही कारोबार करना भी कठिन हो गया है। इन हालात में सरकार अब किन रियायतों की घोषणा करती है ये देखना होगा मीनाक्षी। लेकिन फिलहाल सरकार से यही अपील की जा सकती है कि केवल कुछ लोगों की सुविधा न देखकर देश भर के हालात पर नजर डाले, राज्य सरकारों से अच्छे से सलाह मशविरा करे, विपक्ष की जरूरी सलाह जो है वो भी सुने और फिर कोई कदम उठाए। कहीं ऐसा ना हो मीनाक्षी कि अब सरकार के रियायतों भरे फैसले से राहत मिलने की जगह आफत और बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में लागू पूर्णबंदी के दौर में सबसे ज्यादा परेशान वो तबका हुआ जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गया और कामकाज ठप होने के बाद पैदल ही घर की ओर निकल पड़ा। इन प्रवासियों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की थी, जिसके बाद अब जब प्रवासी कामगार घर लौट आए हैं तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का आगाज किया। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी की वजह से करोड़ों श्रमिक अपने घरों को वापस लौट आए हैं। उनकी रोजी रोटी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था और उन्हें रोजगार देने की मांग कर रहा था, जिसके मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वापस लौटे कामगारों को सूबे में ही काम दिया जा रहा है, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ कामगारों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाई आती है। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतनी बड़ी मुसीबत आएगी, ऐसी मुश्किल जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नहीं पता कि इस मुसीबत से कब मुक्ति मिलेगी, इसकी अभी एक ही दवाई है, 2 गज की दूरी। हमारी सरकार ने इस बीच गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इसी के तहत यूपी आत्मनिर्भर अभियान चला रहा है। पीएम ने कहा कि योगी जी ने मुश्किलों को अवसर में बदला है, इससे लोगों को काफी लाभ होगा। पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब दुनिया में स्वास्थ्य मुसीबत छाई हुई है, उसमें यूपी ने साहस दिखाया है। योगी सरकार का शानदार काम आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसीबत के दौर में देश को पीएम मोदी ने मंत्र दिया, अब रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पहले की सरकारों को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुसीबत के वक्त अगर पहले की सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बना देती। अब राज्य और केंद्र सरकार रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन ये दावे कितने कारगर साबित होते हैं ये देखना होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रोजगार अभियान की शुरुआत कर प्रवासी कामगारों की परेशानी दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर खुद सरकार की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच एसबीआई की ताजा इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है, आने वाले 2 सालों में भारत को करोड़ों रुपए के उत्पादन का नुकसान होगा, जिससे सरकार की परेशानी बढ़नी तय है। तो और क्या कुछ कहती है ये रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। देश पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत और गर्त में जाती अर्थव्यवस्था की परेशानी से जूझ रहा है, तो वहीं अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जो केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ा रही है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक की ताजा इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को उत्पादन में बड़ा नुकसान होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मुसीबत के कारण सुस्त हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था के चलते भारत को अगले 2 साल में $438 बिलियन यानी करीब 31,50,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। IMF के 2020 में भारी मंदी और 2021 में धीमी रिकवरी के अनुमान के आधार पर एसबीआई की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट में 2020 में वैश्विक उत्पादन में 4.9% की कमी रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि आंशिक रिकवरी की बदौलत 2021 में 5.4% की ग्रोथ रहने की बात कही गई है। रिपोर्ट में अगले 2 सालों में इस मुसीबत के कारण 12,50,000 करोड़ रुपए डॉलर के उत्पादन का अनुमानित नुकसान होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 3.5% है। ऐसे में भारत को $438 बिलियन यानी करीब 31,50,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा SBI की ओर से इससे पहले जारी की गई इकोरैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ में 6.8% की गिरावट का अनुमान जताया गया था। हालांकि रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई थी कि अनुकूल बेस इफेक्ट के कारण वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी वी शेप में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये बेस इफेक्ट कारगर साबित नहीं होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को रिकवरी में 4 साल तक का समय लग सकता है। इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मुसीबत के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट होगी। अब सरकार आर्थिक मोर्चे पर होने वाले इस नुकसान से कैसे उबरती है ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में छिड़ी तलखी खत्म होने की बजाय क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल आरजेडी से बढ़ती तनातनी के बीच महागठबंधन के साथ जीतन राम मांझी काफी तल्खरुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। मांझी के आवास पर हुई बैठक में साफ हो गया है कि वो महागठबंधन से दूर जाने का मन बना चुके हैं, जिससे विरोधियों के मजबूत होने की संभावना बढ़ती जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी पिछले काफी वक्त से महागठबंधन से अलग होने की बात कह रहे हैं। उनकी नाराजगी कई बातों को लेकर है, जिनमें से एक है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग, जिसे लेकर वो कई बार आरजेडी को अल्टीमेटम दे चुके हैं। इसी बीच अब मांझी के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद महागठबंधन छोड़ने को लेकर मांझी को अधिकृत कर दिया गया है। बैठक खत्म होने के बाद प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, कांग्रेस की तरफ से 7 दिनों का समय मिला है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अभी 5 दिन बचे हुए हैं। मांझी तय करेंगे कि उन्हें महागठबंधन में रहना है या एनडीए में जाना है। अहमद पटेल के साथ बैठक हुई थी। हमें अभी भी उम्मीद है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी। वहीं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली गए जीतन राम मांझी पटना वापस आ चुके हैं, जिसके बाद ही उन्होंने बैठक की थी। जीतन राम मांझी के साथ इस बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, दानिश रिजवान, विजय यादव, पार्टी के एमएलसी संतोष सुमन समेत अन्य नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे के फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, महागठबंधन में मांझी को आरजेडी तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि मांझी बैठक में जेडीयू के हम के विलय को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू भी इसको लेकर तैयार है। अब नजरें मांझी पर टिकी हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। अब मांझी के तल्ख रुख देखकर आरजेडी नरम रुख अपनाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ तल्ख रुख तो नरेंद्र मोदी सरकार का भी विपक्ष के लिए नजर आ रहा है। दरअसल कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने केंद्र को घेरने के लिए हल्ला बोल रखा है, लेकिन अब बीजेपी विपक्ष को जवाब देने के लिए मैदान में उतर आई है, जिसके चलते आज एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को लेकर पहले की यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी, जिसकी पारदर्शिता को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। लेकिन अब बीजेपी विपक्ष को घेरने में जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मुसीबत में लोगों की मदद करने के लिए बना PMNRF यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। PMNRF बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी मेहनत की कमाई को PMNRF को दान दिया। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने की बुनियाद में इस्तेमाल करना न केवल एक गड़बड़ी बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा भी है। इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। आपको बता दें, इससे पहले पड़ोसी देश के मुद्दे पर भी बीजेपी के शब्द बाण कांग्रेस पर चले थे। ऐसे में अब कांग्रेस जेपी नड्डा के इन तल्ख तेवर पर क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के केंद्र को सुझाव की। भारतीय अर्थव्यवस्था आज किस नाजुक दौर से गुजर रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पहले से सुस्ती झेल रही अर्थव्यवस्था को स्वास्थ्य मुसीबत ने बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे उबरने के लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो सभी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने केंद्र सरकार को इस सुस्ती से निकालने के उपाय सुझाए हैं। तो क्या कहना है गोपीनाथ का, इस रिपोर्ट में देखिए।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष पिछले कई महीनों से आर्थिक मंदी को लेकर आगाह कर रहा था, लेकिन सरकार ने हर बार इस मंदी की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में जाती दिख रही है, जिसे उबारने के लिए केंद्र ने राहत पैकेज का ऐलान कर सब कुछ ठीक करने का सपना दिखाया, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सभी रेटिंग एजेंसियां सरकार के दावों और सपनों की हकीकत बयां कर रही हैं। इस बीच एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारतीय मूल की IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने अर्थव्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है, साथ ही इसे उबारने के सुझाव भी दिए हैं। गोपीनाथ ने कहा, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट रहने का अनुमान है। हालांकि उन्होंने साल 2021 में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है। इसमें विकास दर के 6% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के पीछे पूर्णबंदी को मुख्य वजह माना है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मुसीबत से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने में भारत को ज्यादा वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने नकदी अर्थव्यवस्था में झोंक दी है, वो तेजी से रिकवरी करेंगे। गीता गोपीनाथ ने बताया कि भारत को जल्द रिकवरी के लिए डिमांड बढ़ानी होगी। इसके लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एक जरिया है। लोगों के पास अभी खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि भारत में पूर्णबंदी से एक बड़ा तबका प्रभावित हुआ है। इसलिए डिमांड बढ़ाने पर सरकार का फोकस होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ये तरीका अपनाया है, जो सही है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तभी पटरी पर लौटेगी जब कैश सपोर्ट काम करेगा। ऐसे में सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। उसे आम आदमी के हाथों में पैसा पहुंचाने के साथ साथ MSME को भी मदद करनी होगी। गोपीनाथ ने कहा, मुसीबत के बीच भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग ताकत को भी बढ़ाने का मौका है, लेकिन इसके लिए डोमेस्टिक स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे में अब मोदी सरकार गीता गोपीनाथ के सुझाव पर ध्यान देती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।